नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और जिनका भी पेपर अभी बाकी है, यानी जिनका पेपर अभी 11, 12, 14, 15, 16, 17, इसके अलावा 19 दिसंबर को है, या फिर इनके आने वाले शिफ्टों में जिनका सीटी नहीं दिख रहा है, साथियों उन सभी के लिए अब तक रेलवे ग्रुप डी में जो पेपर आपका हुआ है उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल अब आपसे अगले शिफ्टों में क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो टॉप 100 एक्सपेक्टेड साइंस के क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में करवाएंगे। सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। क्लास 9th और 10th के जो चैप्टर से क्वेश्चंस अभी पूछ रहा है रेलवे, वही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास है, आपको देखना ही है। तो आप लोग जो है ना साथियों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और हाँ, इसके अलावा मैं डेली आपको करंट अफेयर्स के बहुत ही बेहतरीन सेशन दे रहा हूं, उसको आपको देखना ही है। आज भी मैंने दोपहर में जो है ना एक करंट अफेयर्स का क्लास करा है जिसमें पूरे 150 क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना साथियों। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। जो 150 करंट अफेयर्स वाली क्लास बताई ना मैंने, जिसमें पूरे 150 क्वेश्चन है, इसको देख ही लेना साथियों जिनका अभी शिफ्टों में जिनके पेपर बाकी है। और इससे पहले भी जितनी भी क्लासेस आपको करवाए हैं करंट अफेयर्स के, वो भी देखना है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। एटलीस्ट जब से पेपर स्टार्ट हुआ है ना, तब से जो मैंने आपके लिए स्पेशल क्लासेस करवाए हैं एक्सपेक्टेड वाले, उनको तो देख ही लेना। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा पादपों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो भाई सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ना, देखिए मैग्नीशियम, आपका मैग्नीशियम नहीं है। क्योंकि देखिए मैग्नीशियम की अगर हम बात करें ना साथियों, एक सेकंड, यहाँ अगर मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो देखो मैग्नीशियम हो गया आपका, मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम, सल्फर, ये सभी जो है ना ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो मैग्नीशियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लोहा, मैग्नीज, क्लोरीन, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको बता देते हैं, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरन, इसके अलावा मोलिब्डेनम, ये सभी जो है ना साथियों सूक्ष्म पोषक तत्व आपका, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये द्वितीय पोषक तत्वों में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सबसे अधिक मात्रा में इनको क्या चाहिए? तो कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए और पोटासियम चाहिए, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए, पादपों में जो जाइलम होता है वो किसके परिवहन करता है, किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल और घुले हुए खनिजों के लिए, है ना। जाइलम जो होता है ये साथियों जल और खनिजों का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो पादपों में वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है? बताइए, इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है जो पादपों की वृद्धि को रोकता है या वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है? तो याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ना, ये पादपों के जो ग्रोथ होता है उसको रोकता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास बिल्कुल फास्ट करवाएंगे। स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है? बताइए, स्टार्च जो है ना ये भाई किस जीवाणु की श्रेणी में आता है? तो याद रखना, स्टार्च जो है ना एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए स्टार्च क्या है, बेसिकली आपको बता देते हैं। जो पादप होते हैं ना, तो वो जो है ना कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में लेते हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं साथियों, मानव में ये जो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है और पादपों में स्टार्च के रूप में। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीरोफाइट की विशेषता नहीं है? बताइए, जीरोफाइट कुल के जो पौधे होते हैं इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? क्या उनमें छोटी पत्तियां होती हैं? बिल्कुल होती हैं। स्टोमेटा की बड़ी संख्या नहीं होती है, ये जो है ना विशेषता नहीं होती है, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी देखिए मोमी उपत्वचा होती है, गर्त में रंध्र होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ना स्टोमेटा की बड़ी संख्या जीरोफाइट कुल के पौधों में नहीं होते हैं। देखिए जीरोफाइट कुल के जो पौधे होते हैं आमतौर पर हम किनको बोलते हैं? जो रेगिस्तानों में उगते हैं, रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफाइट पादप वह है जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी की मृदा पर उग सकते हैं? बताइए, हेलोफाइट पादप किस प्रकार की मिट्टी पर उगते हैं? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा लवण वाली मृदा पर, यानी जिस मिट्टी में सॉल्ट होगा ना उस मिट्टी पर ये हेलोफाइट पादप उत्पन्न होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में संवहन का पुल भाग नहीं है? तो पादपों में संवहन का पुल भाग तो आपका फ्लोएम है, जाइलम है, कैम्बियम है, एंडोडर्मिस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, एंडोडर्मिस। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी?
देखिए ध्वनि की चाल इनमें से किसमें सबसे अधिक होगी, तो 1531 मीटर प्रति सेकंड किसमें होती है, समुद्री चाल में 1531 मीटर प्रति सेकंड, तो इसी में सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए। आसुत जल की बात करें तो आसुत जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग है जो साथियों बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है, देखो करेक्ट आंसर होगा लयनकाय। लयनकाय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, देखिए छोटा कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शन आपको दिखे, है ना। प्रकाश संश्लेषण जिसमें पादपों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसमें पर्णहरित नामक पत्तियों के हरित वर्णक का उपयोग शामिल होता है। पत्ती में क्लोरोफिल को धारण करने वाली एकमात्र संरचना कौन सी होती है, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव होता है, बताइए इनमें से कौन सा कोलाइड है जिसमें परिक्षेपण माध्यम एक द्रव है, तो याद रखिएगा फोम में, फोम करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, देखो तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं साथियों, याद रखना कौन कौन से। एक आपका होता है क्लोरीन, देखिए एक होता है आपका क्लोरीन 35 और एक होता है आपका क्लोरीन 37, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, जिनका परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें ना तो औसतन देखिए कितना होता है, एक का होता है 34.96 और एक का होता है 36.95, याद रखना ये एक्चुअल डाटा है। निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है, बताइए इनमें से किस धातु को तेल में नहीं रखते हैं, तो भाई देखो सोडियम को रखते हैं, पोटासियम को भी रखते हैं, लिथियम को भी रखते हैं, रूबिडियम को तेल में नहीं रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता, बताइए पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लेते हैं किसमें किसमें किया जाता है, तो देखो पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग जो है ना उर्वरक के रूप में, औषधि बनाने में, बारूद बनाने में करते हैं, लेकिन मांस उत्पादों के परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग वीडियो लाइक तो किए हैं ना साथियों, लाइक करना आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक क्वेश्चन है, नए निर्माण की कंक्रीट संरचना की सतह को गीला करके टाट की बोरियों से ढक दिया जाता है, ऐसा किस लिए किया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, तेजी से होने वाले बाष्पीकरण को रोकने के लिए, जब तक कि जल योजन अच्छी तरह से ना हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे निम्नलिखित गैसों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए में लिखा है हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, बिल्कुल होता है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम 3 समस्थानिक होता है। हीलियम बिजली के बल्ब में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली गैस है, नहीं हीलियम को बिजली के बल्ब में थोड़ी भरा जाता है, ऑर्गन भरा जाता है, ये गलत है, यही आंसर हो गया, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि चेक कर लेते हैं। सी में लिखा है अंतरिक्ष यानों में रॉकेट इंजनों में ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इसके अलावा खाद्य पैकेजिंग में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का गैसीय रूप उपयोग किया जाता है क्या, बिल्कुल। कुरकुरे का जो पैकेट होता है लेज का, चिप्स का, उसमें क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस ही तो भरते हैं ना, ताकि ऑक्सीकरण ना हो। चलिए तो ये सभी सही है, बी केवल गलत था, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांच के लिए सत्य नहीं है। इस प्रकार से कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और मैं आपको वही करवा रहा हूं जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। जब पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप बोलो नहीं यार कैसा क्वेश्चन आ गया है, पहले से प्रिपेयर होकर रहिए। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, करीब 7 क्वेश्चन। ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कांच के लिए सत्य नहीं है। कांच के लिए कौन सा सत्य नहीं है। ए में लिखा है सोडियम सिलिकेट को जल विलय कांच के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। कांच को अतिस्थिति द्रव कहते हैं क्या, बिल्कुल कहते हैं। सी में लिखा है कांच के गलित द्रव्यमान के शीतलन पर क्रिस्टलता विकसित होती है, नहीं ये गलत है। डी में विभिन्न रंगीन सामग्रियों को मिलाकर रंगीन कांच बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, सी गलत है, यही आपका आंसर होगा क्योंकि गलत ही आपको चुनना था। आगे देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुणधर्म अगर आपको निर्धारण करना है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है, बताइए किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है। तो इनमें से किसका, इन चारों में से क्या होगा, तो क्लोराइड का, याद रखिए क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
क्लोराइड को हम ऐसे भी लिखते हैं, जब इसमें नेगेटिव आयन आता है ना तो इसको हम क्लोराइड बोलते हैं, याद रखना। और अगर क्लोराइड ऑप्शन में ना हो तो पोटासियम पर सल्फेट अगर लिखा हुआ दिखे ना, पोटासियम पर सल्फेट, तो उसका भी उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में उष्मा अंतरणों में कौन सा संवहन का एक उदाहरण है, बताइए। इनमें से कौन सा संवहन का एक उदाहरण है? माइक्रोवेव ओवन में भोजन का गर्म होना, नहीं। गैस स्टोव पर एक बर्तन में जल उबलना, बिल्कुल ये तो है भाई, ये तो संवहन का उदाहरण है। धूप में गर्मी का महसूस होना, नहीं। किसी पीतल की छड़ के एक सिरे को गर्म करना और दूसरे सिरे पर तापमान में वृद्धि अवलोकन करना, नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल होता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों। आगे देखिए, नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी प्रणाली में, देखिए सूर्य जो है ना पृथ्वी प्रणाली में सूर्य, पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु L4 बनाते हैं, ये किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। परमाणुविक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। जो परमाणुविक घड़ियां होती हैं उसमें टाइम कीपर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सीजीएम का। रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में कौन सा तत्व है जो सम्मिलित होता है? करेक्ट आंसर होगा साथियों पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पोटेशियम। रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में कौन सा तत्व है जो सम्मिलित होता है? याद रखना पोटेशियम। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाएगी या बनाती है? बताइए, इनमें से कौन सी गैस है जो जब जल में घुलती है तो वो अम्लीय विलयन बनाती है? तो भी देखो करेक्ट आएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? मैग्नीशियम। पर्णहरित में यही भूमिका निभाता है ना, मैग्नीशियम करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? भाई याद रखना, बल्ब की आयु को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केल्विन तापमान को कैपिटल टी और सेल्सियस को जो है ना स्मॉल टीसी से यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है, तो इनके बीच का सही संबंध आपको बताना है। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि साथियों देखो, केल्विन से अगर सेंटीग्रेड में आपको बदलना है ना, तो जो जितना डिग्री सेल्सियस होगा उसमें 273 जब आप जोड़ दोगे तो फिर वहाँ पर जो है ना आपका केल्विन का मान निकल के आ जाएगा। जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, ठीक है। जब इसमें 273 जोड़ोगे तो 310 डिग्री केल्विन आता है, जो कि साथियों ये केल्विन और सेंटीग्रेड में बराबर होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसको सही रूप से, ऑप्शन नंबर डी माफ करना, कि कैपिटल टी यानी केल्विन तापमान कब प्राप्त होगा? जब सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में 273.15 डिग्री हम जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, ध्वनि तरंगे निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है, बताइए। देखिए, ध्वनि तरंगे जो है ना निर्वात में रखा हुआ लकड़ी या खोखला पाइप से नहीं गुजर सकता है, क्योंकि ध्वनि तरंग को जो है ना संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। याद रखना, ध्वनि तरंगे जो होती है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये भी याद रखना। वर्गीकरण कि जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सी एक असली मछली है? ट्रू फिश है। तो उड़न मीन वर्ग में जितनी भी मछली आती है वो ट्रू फिश यानी असली मछली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी उड़न मीन करेक्ट आएगा। प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होता है? याद रखिए करेक्ट आएगा एडिपोसाइट में। ऑप्शन नंबर ए एडिपोसाइट। निम्न में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है? बताइए, इनमें से कौन सा कोशिकांग है भाई जिससे लाइसोसोम बनता है? तो देखो करेक्ट आएगा गोल्गी काई से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा गोल्गी काई। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर प्रद्रव्य जालिका द्वारा या अंत प्रद्रव्य जालिका, इसको आप पढ़ना, आबद्ध राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और यह क्लोरोप्लास्ट के भीतरी थाइलाकोइड स्थान की ओर लक्षित होता है। इससे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोहरी परत वाली झिल्ली की कितनी तहों से होकर गुजरना होगा? तो 4 तहों से होते हुए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से वायुमंडल रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होता है? तो इनमें से कौन सा कारण है जिसके वजह से वायुमंडल में रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होते हैं? याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी वायु का प्रसार और संपीड़न के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्षण की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन प्रयोज्य है? तो वर्षण की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए जो है ना क्या प्रयोज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वो बादल जो हिमीकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं। बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफर के फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है, निम्न में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण यह चमक होती है? तो याद रखना जिनॉन की उपस्थिति होती है, जिनॉन जिसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है संगठन परिवर्तनशील होता है क्या यौगिक में? नहीं, ये तो नहीं होता, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए यौगिक के सभी कण केवल एक प्रकार के होते हैं, बिल्कुल यौगिक के कणों में 2 या 2 से अधिक तत्व, ये सभी सही है यार, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि का संबंध निम्न में से किससे निरूपित होता है? बताइए कौन सा नियम है, कौन से नियम है जिससे यह सूत्र आपका यह परिणाम निकलता है कि उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि? तो करेक्ट आएगा कैलोरीमिति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। सुबह या शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है, इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना कौन सी है? तो भाई याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखता है। एक क्वेश्चन है किसी द्रव का दाब गहराई H के साथ P बराबर P0 प्लस PgH के रूप में परिवर्तित होता है जहां P उस द्रव का घनत्व है, तो यह व्यंजक किससे संबंधित है? तो याद रखना ये पास्कल के नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। दाब का मात्रक होता है पास्कल, याद रखना। नेक्स्ट है साथियों लसिका के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो लसिका की अगर बात करें ना तो लसिका कोशिकाओं में से रक्तस्राव के कारण बनती है, बिल्कुल ये सही है। लसिका में रक्त कोशिकाएं जैसे आरबीसी नहीं, ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर यही आपका सही है कि लसिका कोशिकाओं में से रक्तस्राव के कारण बनती है। आगे देखिए प्राणियों के निम्न में से किस संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? 3 चेंबर का हृदय किसमें होता है भाई? उभयचर और सरीसृप में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं, आपको पहचानना है कि वे अभिकारक क्या हो सकते हैं? तो भाई वे अभिकारक क्या हो सकते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल अम्ल हो सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला निम्न में से किन 2 अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है? बताइए इनमें से किन 2 की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ यानी कॉमन है? तो ये सभी जो है ना, देखो ए में लिखा है कि इसके एक अणु में, ठीक है एक सेकंड साथियों, देखिए कमरे के तापमान पर ये सभी गैस होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, बिल्कुल कमरे के तापमान पर ये सभी गैस है। आगे देखिए यौगिक आपको दिया हुआ है, इसमें क्या है ये आपको बताना है। एक में लिखा है इसमें एक अणु में 17 परमाणु हैं, एक अणु में 17 परमाणु हैं, हाँ ठीक तो है, 7 14 15 16 17, हाँ ठीक है 17 परमाणु है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को जो है ना, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन नहीं बदलता है? बताइए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन नहीं बदलता है? तो मोमबत्ती भाई, मोमबत्ती ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में थोड़ी बदलता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है? इनमें से कौन सा या कौन से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? तो पादपों का जो मुख्य अवशोषक अंग होता है ना वो होता है जड़ और पत्ती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, केवल जड़ और पत्ती। निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य क्या नहीं है? आहार का निर्माण करना, बिल्कुल है, गैसों का विनियमन भी है, जल का वाष्पन भी है, खाद और जल का चालन, ये हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है, कार्य है लेकिन प्राथमिक कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकता अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? देखिए पादप के जाइलम को यांत्रिकता अवरुद्ध यानी ब्लॉक, इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या नहीं होगा भाई? देखो ऑप्शन नंबर बी, जल और विलेय का अभिगमन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अभी बताए थे खाद और जल का चालन, ये प्राथमिक कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक वास्तविक फल निम्न में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो एक वास्तविक फल जो होता है ना
देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक वास्तविक फल किससे निर्दिष्ट होता है? जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। बिल्कुल। निम्न में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता? बताइए, बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता, इनमें से कौन सा कारक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कवक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग क्या होता है? तो देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो दृश्य भाग होता है ना, वो होता है रेडियो तरंग, याद रखना। और याद रखना मानव आंख जो है ना साथियों 380 से 700 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्घ्य का पता लगा सकती है। ठीक है, आगे देखिए, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में लिखा प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकते हैं, यही तो गलत है। देखो प्रवाल भित्ति जहाँ होगी वहाँ पर लवण होगा, वहाँ पर सॉल्ट होगा, यहाँ पर लिखा है अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, यही तो गलत है, गलत ही चुनना है, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह एग्जाम में भी करना है। निम्न में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? बताइए, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसमें नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? तो साफ साफ दिख रहा है N2O5 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ए में लिखा यह ग्रेफाइट से कठोर होता है, ये ग्रेफाइट से कठोर होता है, हाँ होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की उतनी ही प्रतिशतता होती है जितने की ग्रेफाइट की। बिल्कुल। यह ग्रेफाइट से अधिक विद्युत का सुचालक होता है? नहीं। क्या हीरा, डायमंड ग्रेफाइट से अधिक विद्युत का सुचालक होता है? नहीं। तो यही गलत है, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होती है? याद रखना करेक्ट आएगा उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है? ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र दिक्पात और क्षेत्र अनति दोनों पर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? बताइए, इनमें से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? तो शीतल जल से नहीं, उबलते हुए जल से साथियों, याद रखना। अब बोलोगे सर क्यों? तो देखो मैं बता देता हूँ। पानी को उबालना बड़ी मात्रा में भाप उत्पन्न करके जो ऑक्सीजन को विस्थापित करके आग को ठंडा भी करता है और बुझा भी देता है, याद रखना। निम्न में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती? बताइए। देखो उबलते जल में तो होता है, भूमि और समुद्र मंद पवन में भी होता है, वात्या भट्टी के चारों ओर वायु के परिसंचरण में भी होता है, लेकिन बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना यह संवहन के कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लक्षण है जो पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? बताइए, इनमें से कौन सा लक्षण है जो पादप के तने के रूपांतरण का एक साथियों संकेत है? तो याद रखिए आलू में आंख का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्न में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी शुक्राणुओं का परिपक्व और उसकी गतिशीलता की भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों। निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता में उत्पन्न होता है और यह मानव में नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है? याद रखना शिशु के जन्म के तुरंत का दूध है ना, जिसको नवस्तनी यानी कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, न कि ए। कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? तो साथियों कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिलकर इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखना प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया था? याद रखना पुरकिंजे साहब ने। चलिए आगे देखिए, कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है ना, जो सबसे बड़ा तो केंद्रक है, सबसे छोटा राइबोजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं कौन से? तो कोशिका द्रव्य में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम, ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। आज एक क्वेश्चन पूछा था रेलवे ग्रुप डी में आपके फर्स्ट शिफ्ट में कि इनमें से कौन सा कोशिकांग नहीं है? ऑप्शन थे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, देखो ऑप्शन क्या क्या था, एक आपका दिया हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया, एक गोल्जिकाय, एक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन में दिया हुआ था और एक साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आप क्या चुनते भाई? ये तीनों तो कोशिकांग है, लेकिन कोशिका द्रव्य ये जो है ना कोशिकांग नहीं है। इसलिए एक तरल पदार्थ होता है कोशिका में जिसके ऊपर ये सभी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोजियम, गोल्जी बॉडी, याद रखना। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक झिल्ली रहित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो केंद्रक झिल्ली रहित यानी जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो भाई याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं। अगला, कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है। तो कोशिका का जो आंतरिक पदार्थ होता है उसका पाचन लाइसोसोम करता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, लाइसोसोम। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रोक्रियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं। तो प्रोक्रियोटिक कोशिका जीवाणु होता है, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया जिसको आप बोलते हैं। उपयुक्त तो दोनों, ऑप्शन नंबर सी। वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने 1955 में जो है ना राइबोसोम की खोज की थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार कौन से हैं। तो एक आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। उपयुक्त दोनों। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें राइबोसोम होता है साथियों, ठीक है, जिसकी वजह से ये खुरदरी होती है। और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका इसमें बसा होता है फैट्स, इसलिए ये स्मूथ यानी चिकनी होती है। जूल प्रति केजी किसकी इकाई है। जूल प्रति केजी ये किसकी इकाई है बताइएगा। तो करेक्ट आएगा गुप्त ऊष्मा की, ऑप्शन नंबर सी। जूल प्रति सेकंड किसका असह मात्रक है। तो जूल प्रति सेकंड जो है ना ये किसका असह मात्रक है। इन तीनों का, शक्ति का, सामर्थ्य का, पावर का, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, गॉस किस भौतिक राशि का असह मात्रक है। तो गॉस जो है ना याद रखिएगा साथियों किसका, तो चुंबकीय प्रेरण का असह मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रेरण का। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए में लिखा है परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न जो होता है उसको आइसोटोप बोलते हैं। जिसमें परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसका आइसोटोप। बिल्कुल, परमाणु द्रव्यमान समान एवं संख्या भिन्न भिन्न हो तो इसको आइसोबार। बिल्कुल, एएमयू ऑटोमेटिक मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। KLMN 4 कक्षाएं होती है। चौथी कक्षा का मान होता है 4, तीसरी का 3, दूसरी का 2, पहला का 1। चौथी का पूछा है, इसको निकालने का सूत्र 2n²। 2n के जगह पर जिस कक्षा का पूछा है चौथी कक्षा का यानी 4 का मान, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 गुने 2 यानी 32। तो 32 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बोर बरी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है। याद रखना, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला जो कण होता है साथियों वो कौन सा होता है भाई। तो करेक्ट आएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी। तो करेक्ट आएगा अल्फा कण प्रकीर्णन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1911 में नाभिक की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। याद रखना, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कण एवं तरंग दोनों ही की तरह कौन व्यवहार करता है। तो कण एवं तरंग दोनों ही की तरह कौन व्यवहार करता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना ये साथियों बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वे धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बताइए इनमें से कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो भाई सिल्वर और गोल्ड यानी सोना और चांदी, ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या है। तो देखिए, ओरेनियस के अनुसार अम्ल ये वो है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ब्रोस्ट एंड लॉरिक के अनुसार अम्ल एवं क्षार क्रमशः क्या होते हैं। तो ब्रोस्ट एंड लॉरिक के अनुसार अम्ल जो है ना, अम्ल देखिए ये प्रोटॉन दाता होता है, प्रोटॉन दान करता है, और जो क्षार होता है ये प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब आप किसी अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इससे नमक और पानी प्राप्त होता है, नमक और जल। भोजन को मुख्य गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ग्रास नली, इसोफेगस। इसोफेगस की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे। भाई करेक्ट आएगा 7 जोड़े। नेक्स्ट है डीएनए में, डीएनए के 3 प्रकार होते हैं, वो कौन से। तो 3 प्रकार का डीएनए होता है, mRNA, rRNA और tRNA। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है ना डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर डी।
आरएनए से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। बी में इसकी संरचना एकल कुंडलित है। बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आरएनए जो है ना, इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है, याद रखना। गुणसूत्र की संरचना में कौन शामिल होता है? तो गुणसूत्र की संरचना में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन भी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मानव जीवन के सही संचालन के लिए जो आवश्यक तत्व है ना साथियों, वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये सभी तो चाहिए ना। छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा मानव रोग हो जाता है? याद रखिएगा, क्वाशीयोरकर बीमारी, जो कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है? तो सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मनुष्य में दोहरा, याद रखना, या बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है साथियों। ठीक है, देखिए पक्षियों और मनुष्यों में जो है ना साथियों, रक्त नलिकाओं द्वारा देखो रक्त नलिकाओं द्वारा माफ करना यार, नलिकाओं के द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है और ये बंद परिसंचरण तंत्र होता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो इन सभी में, कीटों में, तितली में, कॉकरोच में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त बनावट में किस तरह का होता है? तो रक्त जो है ना भाई, बनावट में गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लाल होता है, उपयुक्त सभी प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी। साथियों वीडियो के नीचे आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। निम्न में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो देखो आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, प्लाज्मा भी पाया जाता है, प्लासेंटा नहीं पाया जाता है। ये साथियों देखो ये जो है ना प्रेगनेंसी से संबंधित है, तो ये जो है रक्त में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, क्लास आपको पसंद आया है। तो आप लोग एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए आने वाले शिफ्टों में और बेटर करेंगे और डेली आपको करंट अफेयर्स के बहुत बेहतरीन सेशन करवा रहे हैं। आज भी करवाया है, जाकर देख ही लो। जिन्होंने अभी 150 आज जो 150 वाला करंट अफेयर्स कराए हैं ना, हालांकि जितने करवाए हैं ना मैंने वो सारे देखने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना आप जरूर देख लेना अभी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।